एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं सैलरी हेड का हमारा नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द ग्रेचुटी के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लीव इनकैशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट रिट्रीटमेंट कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड। आपको ये सारी की सारी टर्म ऐसी लग रही है कि हाँ एग्जाम में आई हुई है? यस, डेफिनेटली आई हुई है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो चैप्टर है ना, सैलरी एट पार्ट 1 एंड सैलरी एट पार्ट 2, दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये जो वीडियो है, ये जो सिलेबस हमने कवर किया है, सभी ऑलमोस्ट सभी कोर्स को लेकर किया है, चाहे आप बीकॉम में है, बीबीए में है, एमकॉम में है, एमबीए में है, सी है, सीएफए है, सीएमए है, हर जगह कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। दिस इज तनु टिपटान, कॉमर्स एजुकेटर। वी आर डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, कि जितने भी नीचे जो स्क्रॉल नजर आ रहा है ना, कि हमने अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, स्टैटिस्टिक है, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम एचआरएम भी कहते हैं, जीएसटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मेनी मोर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी, इन मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पर मिल जाएगी। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कि हाँ जी, सैलरी का मतलब तो आपको सबको पता लग गया होगा कि क्यों, क्योंकि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि एक पार्टी होती है जो क्या करती है, काम देती है, जिसे हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर बोलते हैं। दूसरी पार्टी कौन होती है? जो काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। और ये क्या करती है? उसको गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर देती है, सर्विसेज देती है। ठीक है, उस सर्विसेज के थ्रू इस पर्सन को क्या होता है? फायदा होता है, और उसके बदले में ये इसको कुछ रेमुनरेशन देता है। रेमुनरेशन आपका सैलरी की फॉर्म में भी हो सकता है, रेमुनरेशन आपका वेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि हाँ जी, बंदे ने जो एम्प्लॉय बना है, वो क्या कर रहा है? काफी लंबे सालों से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अब काम तो कर रहा है, उस एक टाइम भी आएगा जब उसकी क्या होगी? रिटायरमेंट होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेन्योर के अंदर ही, इसकी मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 56 ईयर आप क्या है, आपको जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, टेन्योर होता है। इस टेन्योर के बाद आपको क्या मिलता है? आपने सुना होगा, आपके दादाजी को पेंशन मिलती है ना, नौकरी की पेंशन। ठीक है, मैं नॉर्मल पेंशन के बारे में बात नहीं कर रही, पेंशन मिलती है। ठीक है, रिटायरमेंट पे आपको बहुत सारा पैसा मिलता है ना, रिटायरमेंट के दिन। तो वो क्या होता है? उनको अलग नाम दिए गए हैं। किसी को ग्रेचुटी बोल दिया, किसी को पेंशन बोल दिया, किसी को लिव इनकैशमेंट। दैट मीन्स आपने छुट्टियां नहीं ली थी और छुट्टी के बदले में आपको पैसे मिल गए, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? आपने आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया है, कोई भी वैलिड रीजन है, कंपनी ने आपको निकाला है, रीजन बहुत सारे होंगे क्यों निकाला, उसके बदले में आपको पैसा दिया जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? वॉलेंट्री रिटायरमेंट। दैट मीन्स आप कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैसे ना आपको आपको रिटायरमेंट में मिलते हैं या फिर आपके डेथ में मिलते हैं। अगर कंपनी को बीच में छोड़कर जा रहे हैं तो तब मिलते हैं। कहने का मतलब ये था मेरा। ठीक है, तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे। तो सैलरी के बाद सबसे पहले ये कोई भी टॉपिक आपका एग्जाम में आ जाए, चाहे पेंशन, ये 5-6 टॉपिक है, कुछ भी आ जाए, सबसे पहले आपको सैलरी का मतलब जरूर बताना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया कि एक फिक्स अमाउंट होती है जो कि क्या किया जाता है? रेगुलर बेसिस पे, एक मंथली बेसिस पे आपको पे की जाती है। कौन पे करता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय क्या करता है? काम उसको देता है और उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता है। एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि भाई ये रेमुनरेशन है ना। अच्छा, सैलरी की अगर मैं परिभाषा लिखी जाए तो हम क्या लिखेंगे? एग्जाम के अंदर बच्चे आपको ये लिख कर आनी है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, देखो, सैलरी इज एनी रेमुनरेशन, चाहे वो आपको मनी की फॉर्म में मिले, चाहे वो आपको बेनिफिट में मिले। गॉट इट? received by the employee from an employer for the service rendered। आपने सर्विस दी, उसके बदले में आपको पैसा मिला। इट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे कि वेजेस मिल सकती है, एन्युटी मिलता है, लमसम अमाउंट बोला जाता है, पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही डेफिनेशन बताई थी, यस या नो? और मैंने आपको बोला था कि इन जो वर्ड लिखे हो ना, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि आज हमारा
ठीक है। और सैलरी के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक वो कवर किए गए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट। भाई ग्रेचुटी क्या होती है? देखो ग्रेचुटी को अगर मैं इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, जब मैं कहूं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 12 साल कंटिन्यूस काम कर रही हूँ और फिर आ जाता है मेरी उम्र हो जाती है 56 ईयर ओल्ड और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रही हूँ, कहते हैं हाँ जी। तो आपकी लॉयल्टी को देखते हुए कि भाई आपने हमारी कंपनी में 10 से 12 साल गुजारे हैं, तो हम आपको उस लॉयल्टी का, ठीक है, उस लॉन्ग टाइम आपने हमारी इस कंपनी में जो सर्वाइव किया है और अब आप जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आपको उस टाइम पीरियड का एक अमाउंट दिया जाएगा जिसे हम ग्रेचुटी बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को फायदा देता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि 56 साल की उम्र के बाद आप एक हार्ड वर्किंग जॉब को आप नहीं कर सकते, है ना। तो हम ये कह सकते हैं एक सिंपल वर्ड के अंदर कि ये कैसा है, इट इज अ थैंक यू पेमेंट। थैंक यू की पेमेंट होती है फ्रॉम द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय फॉर द वर्किंग फॉर अ मैनी ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी सालों से काम कर रहे हैं और उसके बदले में एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दिए, दैट्स इट, ठीक है। बट हाँ कभी कभी किसी कंपनी में एक टेन्योर रख लेते हैं कि हाँ जी आपको 20 साल काम करना पड़ेगा फिर आपको ग्रेचुटी मिलेगी, या फिर 5 साल काम करना पड़ेगा। ये कंपनी टू कंपनी डिसाइड करती है। तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हैं कि ग्रेचुटी इज द लमसम अमाउंट ऑफ द मनी दैट द एम्प्लॉयर गिव्स द एम्प्लॉय। एक ऐसी लमसम अमाउंट होती है जो कि दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को एज अ रिवॉर्ड फॉर द लोन एंड द लोयल सर्विस, कि वो एज अ रिवॉर्ड होता है कि आपने लंबे टाइम तक और एक लोयल सर्विस दी है। ऑब्वियस है इतने सालों तक कोई भी आप आज के टाइम में देखो 1-2 साल से ज्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखता, है ना। तो आप जब जॉब को छोड़ के जाते हैं, आपकी रिटायरमेंट होती है या फिर किसी भी अदर रीजन के कारण, बस हाँ ये ध्यान रखना कि आपने कंपनी को धोखा ना दिया हो, चाहे आपने 20 साल कंप्लीट कर दिए, तब आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। आप सुख शांति से क्या करेंगे, विदा होंगे, तब आपको ग्रेचुटी मिलेगी। अब यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट को समझते हैं, बड़ी सिंपल सी है, बड़ी आसान सी है, अगर इसको आप इस चार्ट के थ्रू आप समझेंगे, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। देखो ग्रेचुटी की जब हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि आपको आप कब ले रहे हैं। अब आप ये बात ना बिल्कुल गांठ बांध लेना, कोई भी चीज आप ड्यूरिंग द सर्विस लेंगे, मीन्स की मैंने कहा कि भाई 56 साल की रिटायरमेंट होगी, ठीक है, टाइम पीरियड होने वाला है। आप बीच में ही आप क्या है 50 साल की उम्र में कह रहे हो कि हाँ जी आपको जो ग्रेचुटी देनी है ना, वो जो पैसा आप मुझे रिटायरमेंट पे दोगे ना, आप मुझे अभी दे दो। तो गवर्नमेंट ये कहेगी, इसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई 6 साल पहले तुम उस चीज का यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस है वो सारा का सारा पैसा टैक्सेबल होगा, चाहे आपको कुछ भी मिले। इन 6 के 6 पॉइंट में आपको चाहे कुछ भी मिले, अगर ड्यूरिंग द सर्विस आप ले रहे हो ना, वो सारी की सारी चीजें टैक्सेबल। क्या चीजें समझ में? मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ड्यूरिंग द सर्विस, लिखना था मुझे, सर्विस। ड्यूरिंग द सर्विस आप अगर आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से क्या होने वाला है, वो टैक्सेबल होने वाला है। पहली बात क्लियर? कहते हैं अच्छा, अगर हमने ड्यूरिंग द सर्विस ना लेकर हमने एट द एंड में ली, तो मैम, तो दैट मीन्स आपने क्या लिया है, आपने रिटायरमेंट पे ली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस बंदे को मिलनी थी उसकी डेथ भी तो हो सकती है। डेथ होगी तो सिंपल सी बात है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लेंगे उस पैसे को, कहते हैं हाँ जी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई एम्प्लॉई कौन सा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, या फिर आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कहते हैं अच्छा, अब एक और ट्रिक बताऊं, ये तो आ गया समझ में, ड्यूरिंग द सर्विस जिसको भी बीच में पैसा लेंगे वो सारे सभी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल। अच्छा, अगर एट द एंड में ले रहे हैं तो फिर हम हर जगह यही देखेंगे कि हाँ जी सरकारी है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो जब अगर सरकारी हुआ तो हम ये देखेंगे, हम उसके लिए तो क्या होगा, वो सारा का सारा पैसा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, मीन्स की उस पैसे के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। कहते हैं अच्छा, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा तो हम फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। तो पहले स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि हाँ जी कब ले रहा है। स्टेप नंबर 2 में ये देखना है फिर हमें कि भाई वो एम्प्लॉई कौन सा है। फिर स्टेप नंबर 3 में ये देखना है कि भाई जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसकी जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉई है वो क्या कर रहा है,
ग्रेचुटी एक्ट के अंदर 1970 जो 2 एक्ट है उसमें कवर्ड है या नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ जी यस कवर्ड है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, अगर कह रहे हैं कि नहीं कवर्ड नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। पहले ये बताओ कि आपको इतना समझ में आया जितना मैंने समझा। 3 स्टेप में है। स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि सर्विस को आपने कब लिया है, दैट मीन्स जो अमाउंट को आपने कब लिया, ड्यूरिंग द सर्विस या एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट या डेथ के टाइम, कहते हैं ड्यूरिंग द सर्विस है। मैं आपको पहले बता रही हूँ अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना तो इंश्योर करती हूँ आपको पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट ये इजी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ से ये बेस निकल कर आता है। ओके, हर जगह हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द सर्विस, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे, ये 3 स्टेप तो मोस्ट ऑफ जगह होंगे। तो इस वजह से बिल्कुल बड़े ध्यान से ये समझ लें। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, प्लीज बताते रहिएगा मुझे। ओके, चलो 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 चलो, तो अब यहाँ पर मैंने इतना बता दिया, अब इसको पढ़ो। देखो कहाँ गया चार्ट, दिस वन। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट ही ऊपर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर ये बोला गया है कि हाँ जी ड्यूरिंग द सर्विस है तो हर जगह भाई टैक्सेबल होगा, दैट्स इट। अगर मैंने बोला कि भाई रिटायरमेंट पे, फिर ये देखेंगे कि भाई एम्प्लॉय कौन सा है। मैंने कहा कि भाई ये तो आपका जो मेंबर है डिफेंस सर्विस में एम्प्लॉय है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, या फिर मेंबर है सिविल सर्विसेज में, या फिर आपकी लोकल अथॉरिटी है, जिसकी ऑलमोस्ट सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। यस, ये नो, ठीक है। उनके लिए एग्जम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(10)(1), क्योंकि जो ग्रेचुटी का जो एक्ट है ना 10(10) है। ओके, अब इसके ना 3 पार्ट होंगे कि 10(10)(1) है, 10(10)(2) है, इसकी सेकंड पार्ट है 10(10)(3). 1 तो हो गया स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, कि जिनके लिए टैक्सेबल नहीं। अब ये दोनों है आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या ये ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है या नहीं। अगर ये कह देते हैं कि हाँ जी कवर्ड है तो हर जगह बच्चे आपको 3 से 4 टर्म कंडीशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है बच्चे, मुझे ये निकालना है कि मुझे जितना भी अमाउंट मुझे मिलेगा, ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा, उसमें से कुछ अमाउंट क्या होने वाली है, मेरी एग्जम्प्ट होने वाली। उस अमाउंट कितनी एग्जम्प्ट होगी वो हम निकालेंगे सेक्शन 10(10) सेकंड में और सेक्शन 10(10) थर्ड में। समझ में आया? तो इस एग्जम्पशन अमाउंट को निकालने के लिए हमें टर्म कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करें, इतना समझ में आया? चलो, तो मैंने बोला अगर मैं कहूं कि हाँ जी मैं तो ग्रेचुटी एक्ट जो 1972 है मैं उसको कवर करती हूँ, इसकी जो टर्म कंडीशंस होती हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, कुछ टर्म कंडीशन है वो आपको ध्यान में नहीं रखनी, बट हाँ ये याद रखना है कि ग्रेचुटी एक्ट में आता है। अच्छा आते हैं, तो सबसे पहली पॉइंट याद रखना है कि हाँ जी 20 लाख। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, यस एवरीवन। और तीसरी कंडीशन क्या याद रखनी है, तीसरी कंडीशन याद रखनी है कि भाई 15/26 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, इसके कितने साल उन्होंने सर्विस में दे दिए हैं। समझ में आया? और साथ ही साथ आपको आपकी जो लास्ट सैलरी होने वाली है, लास्ट ड्रॉन जो सैलरी होने वाली है, और सैलरी में कौन कौन आएगा भाई, एक तो बेसिक पे आएगा और एक डी ए आएगा, डी अर्नेस अलाउंस। इन तीनों को लेना है, ध्यान से समझ में आया? अब मैं इसको रिपीट करती हूँ, सुनो मेरी बात। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इनमें से जो भी लिस्ट होगा उसी को मैं क्या कर लूंगी, सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? की पॉइंट यहाँ पे याद रखना, अगर ये बोल दिया गया कि भाई 6 महीने से अगर ज्यादा हो जाए तो उसे पूरा महीना कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैंने कहा यहाँ पर जो मान लीजिए मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने मान लीजिए 13 साल, ठीक है, 13 ईयर प्लस में 8 मंथ नौकरी की है, उसके बाद वो रिटायर हुए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई 13 साल हो गया प्लस में 1 साल और जोड़ेंगे, क्योंकि ये 6 महीने से ज्यादा होगा, इस पूरे 8 महीने को क्या कंसिडर करेंगे, 1 साल कंडीशन कंसिडर करेंगे। अगर मैं कहूँ कि 13 साल और 5 महीने काम किया तो इसे हम बोलेंगे भाई 13 साल ही काम किया है, यहाँ पर इसमें 1 साल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में आया,
जो 6 महीने से एक्सीड करेगा उसे पूरा 1 साल कंसीडर करेगा। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी कंडीशंस क्या होगी, लिस होगी, मतलब कि जो भी अमाउंट कम होगी वही एग्जाम्प्ट अमाउंट हो जाएगी, और आपकी जो एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव्ड हुई है ना उसमें से माइनस कर देंगे और बाकी का बाकी टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो आपको 25 लाख रुपए रिसीव हुई है, और जो मिनिमम अमाउंट आ गई है आपकी 20 लाख रुपए, इन तीनों कंडीशन में से 20 लाख आ गया, तो यहाँ पे 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, 20 लाख आपका माफ हो जाएगा। ये कब है, जब कोई एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में अंदर कवर है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगी जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। ये देखो एग्जाम्पल पूरा फुल फ्लेज है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, बट पहले हम पूरी तीनों की तीनों कंडीशन पढ़ लें। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब मैं ये कहूँ कि भाई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड ही नहीं होता हो तो यहाँ पर सेम कोई चेंज नहीं है कि भाई पहली कंडीशंस, पहली लिमिट क्या रखेंगे कि 20 लाख गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, ये आपकी बार चेंज हुई है, ये नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है सिलेबस, पहले बता रही हूँ आपको। ठीक है, और जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है दूसरी, यहाँ पर चेंज हुआ है, ये कह रहे हैं कि 15/26 की बजाय ना यहाँ पर लेना है 15/30 लेना है, और दूसरा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। क्या मैम यहाँ पर भी मंथ को कंसीडर करेंगे ना, यहाँ पे सिंपल होंगे, कहते हैं कि चाहे आपने 34 साल और 10 महीने की हो तब भी आपको 34 ही लेनी है, चाहे आपने 34 साल प्लस में 11 महीने की हो तब भी आप 34 ही लेंगे। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो मंथ होते हैं ना वो आप इन फ्रैक्शंस को टोटली इग्नोर करेंगे। और तीसरी बात, और किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, हमें सैलरी से मल्टीप्लाई करनी है ना। सैलरी कैसे लेंगे भाई, हमें एवरेज सैलरी लेनी है, दिस इज द मेन डिफरेंस। दो डिफरेंस है बस इसमें, पहला कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर को कंसीडर नहीं करना, नंबर और जो फ्रैक्शन पॉइंट है उसको कंसीडर नहीं करना। दूसरा, जो आपकी एवरेज सैलरी लेनी है वो भी कितनी एवरेज, 10 मंथ्स की। ओके, अच्छा, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होंगे, बेसिक पे होगा, कहते हैं हाँ जी होगा, डियरनेस अलाउंस होगा, तो तब होगा जब इसके साथ ये लिखा होगा कि फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द सैलरी, जो हमने सैलरी एड में एचआरए में भी किया था। अच्छा, साथ में हम कमीशन भी लेंगे, कमीशन में कैसा होता है कि जब हम ये कहते हैं ना कि परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर, ये स्पेशली लिखा होना चाहिए दोनों में, इसमें लिखा हो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, तब भी इंक्लूड होगा, बट यहाँ पे स्पेशली लिखा होना चाहिए। समझ में आया डिफरेंस, ये आपका ग्रेजुएटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये क्या क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमें जो अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है उसमें से हमें कुछ एग्जाम्शन मिलेगी, वो एग्जाम्शन डिपेंड करती है कि आपका एम्प्लॉय कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कवर कर रहा है तो सेक्शन 10(10) सेकंड में आएगी, अगर नहीं कर रहा तो सेक्शन 10(10) थर्ड के अंदर आएगी। ठीक है, उस एग्जाम्शन को निकालने के लिए हमें तीन कंडीशंस को याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस भी है, अब जल्दी से इसको गो थ्रू कीजिए, देन उसके बाद मैं एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। कह रहे कि अगर 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 आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैंने क्या बोला कि जो पेंशन कोड रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है उन मेंबर्स के ऊपर, चाहे वो आपका डिफेंस मेंबर है, एम्प्लॉय सेंट्रल एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर आपका सिविल सर्विस के अंदर आता है, जो लोकल अथॉरिटी है वहां पर आता है, तो आपको क्या बोला गया है, सेक्शन 10(10)(1) के अकॉर्डिंग ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, मींस की इनके ऊपर क्या है, किसी भी तरीके का इस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। कहते ठीक है सर। देन उसके बाद अगर मैं कहूँ ये गवर्नमेंट हो गया एम्प्लॉय, देन उसके बाद आपके पास आ जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद, ओ माय गॉड, दिस इज द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट, यस। यहाँ पे बच्चे आप इसको करेक्ट करना थोड़ा सा, मैं भी नोट कर लेती हूँ कि मैं टीम को बोलूँ कि ये थोड़ा करेक्ट कर, ठीक है, कि यहाँ पे अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है तो हम ये देखेंगे कि वो ग्रेचुटी पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट 1972 में आता है या नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मैम एग्जाम में पेपर में किस तरीके से हमें क्वेश्चन लिखना है, कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या मिलने वाला है, जितना अमाउंट मिला है उसकी जो एग्जाम्शन मिलेगी सेक्शन 10(10) सेकंड में मिलेगी, उनमें से तीनों कंडीशन में से, ठीक है, तीन अमाउंट में से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, वो अमाउंट क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, बाकी का बाकी टैक्सेबल। क्या क्या होगी, ये होगी आपकी 20 लाख रुपए ग्रेचुटी की अमाउंट जितनी भी आपको रिसीव हुई है, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, दैट मीन्स कितने साल आपने कंप्लीट कर लिए, और साथ में पार्ट एक्सीड द 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज्यादा एक्सीड कर जाती है ड्यूरेशन तो उसे फुल ईयर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि आपका ये 15/26 पता है क्यों माना जा रहा है, यहाँ पर ये कैलकुलेट किया जाए है कि आपका जो कैलेंडर मंथ है ना, मंथ के अंदर आपके पास 4 संडे को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे 26
ठीक है, माना गया है। सैलरी के अंदर बेसिक पे एंड द डियरनेस अलाउंस रहेगा। ओके, समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि डीए और बेसिक पे निकालकर आपकी 26,000 है सैलरी। ठीक है, ईयर ऑफ द सर्विस आपको 10 साल और 7 महीने है, दैट मीन्स आपका 11 महीने 11 साल हो जाएंगे। अच्छा, 15 डे सैलरी कैसे निकलेगी? अब देखो 26,000 हो गया, गुना में अब यहाँ पे 15/26 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर 11 महीने, तो इसको कैलकुलेट करो। 26 से 26 कट गया, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 150 और 15, दिस इज 165 एंड 123 123, ये अमाउंट आ गई है। एक अमाउंट क्या है आपके पास कि भाई आपको एक्चुअल में ग्रेचुटी कितना मिला है? 170 आया। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया हुआ है? 20 लाख रुपए। इनमें से जो लिस्ट होगी वो क्या है? 1,65,000। तो आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ था? अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ था? अमाउंट रिसीव हुआ था आपको 1,70,000। और एग्जम्पशन कितनी मिली है? एग्जम्पशन एज पर देयर इज अ सेक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सेकंड के अकॉर्डिंग आपको 1,65,000 की एग्जम्पशन मिली है, तो ओनली 5,000 क्या होने वाला है? टैक्सेबल। समझ में आए क्यों इसको ऐसे निकाला? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जाता है एम्प्लॉय अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं होता है तो सेक्शन 10(10)(3) जो आपका है 3 पार्ट, उसके अंदर भी 3 कंडीशन दिए हैं, उनमें से लिस्ट को सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पर छोटा सा चेंज है कि आपको एवरेज सैलरी लेनी है एवरी कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शंस को टोटली इग्नोर करेंगे, और जो सैलरी होने वाली है ना वो 10 मंथ की लेनी है, 10 मंथ एवरेज लेनी है, जिसमें बेसिक पे डीए तब लेंगे जब रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ परसेंटेज गिवन होगा और कमीशन का कुछ ऐसे होगा। देखो जिनके दिखा देख सकते हैं एग्जांपल जो आगे दिया हुआ कंप्लीट आपको क्लेरिफाई कर देना। देखो कवर्ड वाला दिस वन, नॉट कवर्ड दिस वन। इसमें सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक पे एंड डी ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है, डीए लेना है अगर उसमें लिखा है फॉर्मिंग ए पार्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द रेम्युनरेशन, एंड द कमीशन लेना है द परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर। अच्छा, एग्जामिशन का रूल क्या है? 15/26 लेना है, और फ्रैक्शंस के जो ईयर्स है, फ्रैक्शंस के जो मंथ है, ठीक है, उसको कंसीडर किया गया है। यहाँ पर 15/30 लिया गया है, और कंप्लीटेड ईयर के दौरान आपको फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करना है। 20 लाख 20 लाख की सिंगल। ठीक है, मंथ कंसीडर दैट मीन्स पूरे महीने के अंदर इसको एक मंथ बराबर में 26 दिन माने गए हैं, यहाँ पे एक मंथ बराबर में 30 दिन पूरे के पूरे मंथ। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, यही बात बोली गई है कि जो ग्रेचुटी में कवर्ड हो रहा है तो उसमें सैलरी का मतलब बेसिक पे और डीए है, और जो ग्रेचुटी के अंदर कवर्ड नहीं है तो उसके अंदर जो बेसिक पे है डीए कैसे बोला गया है? कंसीडरिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन इफ देयर इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पर 26 डेज लेंगे, और इसमें जहाँ पर ग्रेचुटी में कवर्ड आता है, जिसमें ग्रेचुटी में कवर नहीं आता तो वहां पे 30 डेज लेंगे। ये सभी से सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जामिशन मैक्सिमम 20 लाख। ओके, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ स्पेशल केस है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ना दो एम्प्लॉइज से ना सेम ईयर के थ्रू आपको ग्रेचुटी मिली, तो कह रहे हैं चाहे आपको कितने ही एम्प्लॉइज से आपको ग्रेचुटी मिले, बट मैक्सिमम डिडक्शंस की जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है 20 लाख की। अच्छा, अगर ऐसा है, ये तो बोल रहे भाई सेम ईयर के अंदर है, ऐसा भी हो सकता है भाई डिफरेंट डिफरेंट ईयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर से हमें पैसा मिले, तो कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए आपको मैक्सिमम अमाउंट आपको 20 लाख ही डिडक्शन में, एग्जाम्पशन में, सॉरी डिडक्शन नहीं एग्जाम्पशन में। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो टिप्स में आपको अगर बात की जाए तो आपको सेक्शन याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो हमने ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये कह रहे हैं कि इसका इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दोनों की दोनों रिजिम के ऊपर क्या होगा? ये सेम तरीके से यहाँ पर अप्लाई होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हो, बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं कि मिस्टर रवि जो रिटायर हुए हैं 15/6/2024 को, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द 26 ईयर ऑफ द 8 मंथ ऑफ द सैलरी। ठीक है, देखो हर चीज बड़े ध्यान से पढ़नी। ठीक है, पहली बात क्या है नोट करने की कि भाई ये कब रिटायर्ड हुआ है और कितने साल इसने कंप्लीट किए। ठीक है, ग्रेचुटी का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, और एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट उसकी सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, 50,000 रुपए पर मंथ है। डियरनेस अलाउंसेस दिए हुए हैं 10,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। 60% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है,
1% कमीशन दिया हुआ है टर्नओवर का, टर्नओवर है 12 महीनों का 1,20,00,000 रुपए है। बोनस दिया हुआ है 25,000 रुपए पर एनुअल। क्या आपको अभी तक बोनस इंक्लूड करने के लिए बोला है कि यहाँ सैलरी में इंक्लूड होगा? नहीं, तो इसको नहीं include। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या क्या इंक्लूड कैलकुलेट करना है, मैंने तीनों पॉइंट निकाल दिए कि ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। दैट मीन्स आपको सेक्शन 10 सेकंड के एग्जाम्पशन मिलेगी, जितना भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से ये एग्जाम्पशन माइनस कर देंगे। अगर ये कहें कि भाई नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी, तो अमाउंट जितना भी रिसीव्ड हुआ है उसकी जो एग्जाम्पशन होगी 10 आपको थर्ड में दिया हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ऑब्वियस है ये तो फुली एग्जाम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(1) के। इतना समझ में है? चलो अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई कवर्ड है ग्रेचुटी के अंदर, तो आपको बस तीन बातें याद रखनी है कि कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, आपके 20 लाख रुपए। तीसरी बात, अब ये कवर्ड है तो सिंपल सी बात है 15/26 इंटू आपने नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट कितने किए हैं, और आपका जो मंथ है ना वो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है इसमें, और साथ ही साथ आपको क्या लेना है, आपको सैलरी लेनी है। कैसी? आपको बेसिक पे और आपको डियरनेस अलाउंस। दैट्स इट। अब मेरे को अमाउंट कितना मिला है, अब मेरे को जो अमाउंट मिला है वो 15 लाख रुपए मिला है। कहते हैं अच्छा जी 20 लाख रुपए यहाँ पे है। अब मुझे बस ये निकालना है कि भाई सैलरी कितनी है। अब सैलरी को अगर मैं निकालने जाऊं तो मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए देखो 50,000 में मेरा बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस मेरा 10,000 रुपए। ठीक है, तो मेरा टोटल कितना हो गया 60,000 हो गया। अब देखो यहाँ पे 26 ईयर 8 मंथ था, बोला था ना मैंने, इसको बड़े ध्यान से समझना। 26 8 मंथ दैट मीन 27 ईयर मानेंगे इसको, राइट। तो 15 इंटू 27 इंटू 60 दैट्स इट। 15 अपॉन में 26 इंटू 27 इंटू आपका 60,000 है। क्लियर, समझ में आया? इन्होंने, मैंने यहाँ पे ना पूरा स्टेप टू स्टेप दिखाया हुआ है कि भाई पहले 60,000 को 15 अपॉन में 26 करो, देन उसके जो भी आंसर आएगा उसको 27 से या नंबर ऑफ ईयर से जो कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई। अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा 9,34,615। अब देखो एक तो है 15 लाख है, एक है 20 लाख है, इनमें से जो लिस्ट होगा उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। मैंने बोला भाई आपकी लिस्ट, तो 9,34,000, अरे कहाँ गया ये देखो 9,34,615, ये मेरा एग्जाम्पशन का अमाउंट मिल गया, और मेरे को 15 लाख रुपए क्या है मिले थे, माइनस करके ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट। सिंपल लगा क्वेश्चन? यस एवरीवन, जल्दी बताइए सिंपल लगा? तो आपका 5,65,385 रुपए टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो अपने निकला, क्योंकि ग्रेचुटी के अंदर हमें एग्जाम्प्टेड अमाउंट ही निकालना, ये बड़ा। ठीक है, अब ये बोले कि वेन द नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट, अगर मैं कहूँ कि ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो बस एक कंडीशन को चेंज करना है कि भाई 15/30 करना है। ठीक है, और सैलरी का मतलब चेंज हो जाएगा कि आपको डीए के अंदर ना परसेंटेज ऑफ द बेनिफिट लेना है, और साथ ही साथ आपको कमीशन का परसेंटेज। दैट्स इट, बाकी सारा चीज सेम। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले आपको जो स्टेट्यूटरी लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है 20 लाख रुपए ही हो गया। ठीक है, एक्चुअल में जो ग्रेचुटी रिसीव हुई है 15 लाख है, ये तो सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/3 ऑफ द मंथ एवरेज सैलरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, फ्रैक्शंस को इग्नोर करना, दैट मींस यहाँ पे 26 ईयर आएगा, इनटू में आपको 30 अपॉन में, सॉरी 15 अपॉन में 13 आएगा, 30 आएगा, और इनटू आपको आपकी सैलरी कैलकुलेट करनी, दैट्स इट। 10 मंथ की लेनी है। बेसिक सैलरी कितनी है 50,000 है, तो हाँ जी 10 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे 10 महीने की होगी, 5 लाख होगी। सेम इस तरीके से डीए है मेरे पास, क्या है सैलरी कितनी है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डीए कितना दिया हुआ है, कहाँ गया भाई, डीए डियरनेस अलाउंस क्या है 10,000 रुपए पर मंथ है, 60% रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा इसका। तो यहाँ पे 10,000 है, 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। कहते हैं हाँ जी ये महीने का 6,000 हुआ। अब मुझे पूरे 10 महीने का निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। ठीक है, कमीशन क्या है 1,20,00,000 था, ठीक है, इसका 1% निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1,20,000 आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, मुझे क्या करना है, ये तो पूरे साल का हो गया बच्चे, है ना, ये तो पूरे, क्योंकि जो टर्नओवर दी हुई है 1,20,00,000 रुपए, ये कैसी है, ये कैसी है लास्ट 12 मंथ की है, बट हमें तो कितने मंथ की लेनी है 10 मंथ की लेनी है ना।
तो ये क्या निकल गया आपका ये आपका 12 महीने का निकल गया। और हमें जो कितने महीने का निकालना है, 10 महीने का निकालना है। आप कुछ इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मैंने बोला कि भाई मेरे पास 1 लाख का मैंने सामान खरीदा और उसमें जो क्वांटिटी आई है ना 10 आई है, तो दैट मीन्स एक ही क्वांटिटी कैसे निकालेंगे भाई, इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी तभी तो निकालेंगे ना, है ना। तो सेम इस तरीके से है कि भाई 1,20,000 क्या है, पूरे साल का है। पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अगर मुझे 1 महीने का निकाला तो मैं इससे डिवाइड ही करूंगी ना, ये 10,000 आ गया। 10 की निकालनी है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 लाख आ गया। इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर आ गया 6,60,000। कितने का है, ये 10 महीने का। ओके, अब मुझे क्या लेना था, एवरेज सैलरी लेनी थी। कितनी, मैंने बोला कि भाई 6,60,000 10 महीने का है, 10 महीने का एवरेज करेंगे तो दैट मीन्स ये कितना हो गया, 6,66,000। ठीक है, समझ में आया। आप ये सोचेंगे मैम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, भाई क्या करें, जो प्रोसेस है हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। दैट मीन्स जैसे 50,000 यहाँ से उठा लो, 6,000 यहाँ से उठा लो, और आपका जो 10,000 रुपये यहाँ पे बच रहा था ये उठा लो, दैट्स इट। इसको 10 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में फिर वही डिवाइड करना पड़ रहा है। तो मत करो ना, सबको मल्टीप्लाई मत करो, तो तब भी आपका 66,000 आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इन सबकी कैलकुलेट कर दो कि भाई 30 इंटू 26 66,000। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 8,58,000 रुपए। ठीक है, 8,58,000 रुपीज। अब आपके पास तीनों चीजें आ गई है कि भाई आपके पास एक्चुअल ग्रेचुटी मिली कितनी थी। भाई मेरे को मिली थी भाई 15 लाख रुपए, उसके बाद मुझे मिली थी 20 लाख रुपए आपकी स्टेचुटरी अमाउंट, और देन उसके बाद आपके पास 8,58,000। ठीक है, इनमें से लिस्ट क्या नजर आ रहा है आपको, यही नजर आ रहा है, कहते हैं हाँ जी। कितना अमाउंट मिला था, 15 लाख रुपए मिला था। एग्जाम्प्टेड अमाउंट एज पर द सेक्शन 10 और क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन होगी। तो बाकी का बचा बैलेंस ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, गॉट इट, समझ में आया। तो ये किसके बारे में बात की गई है हमारे पास, यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो भाई ये वगैरह कि आपको कितना अमाउंट मिले, आपको तो ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होने वाला। ग्रेचुटी इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड एज पर द सेक्शन 10(10)(11), और 15 लाख रुपए मिले थे तो 15 के 15 क्या हो गई हैं आपके पास, टैक्स फ्री हो चुकी हैं। यस एवरीवन, हमने 32 मिनट्स के अंदर ग्रेचुटी की है। बट अब मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि जो पेंशन है आगे वाला जो टॉप पॉइंट्स है वो आपके लिए इजी रहने वाला। इतना समझ में। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप सभी बच्चों के लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अगर पीडीएफ लेनी है तो नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया मिलेगा, और साथ ही साथ ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको नंबर, इस पे भी आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नोट्स लेने के। ओके, सो स्टार्ट करें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द पेंशन। पेंशन क्या होती है, अब देखो एक उम्र के बाद ना आप इतनी एनर्जी से, उसी एनर्जी से काम नहीं कर सकते थे जो कि आप 22 साल की उम्र में कर सकते। अगर आप वही, अगर मैं कहूँ कि 62 ईयर के अंदर काम करके करके आइए, तो आप में वो एनर्जी, मैं ये कहूँ कि वो जो स्किल है, उस टाइम की जो स्किल है आपके अंदर वो नहीं रही। आप ऑब्वियस है आप रेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि आपने देखा भी होगा जिनकी भी रिटायरमेंट होती है उनको जैसे साल के अंदर ना, सॉरी महीने के अंदर ना एक पेंशन मिलती है, अमाउंट मिलती है। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई बुढ़ापे का क्या मिल हो रहा है, सहारा मिल रहा है, कि उन्हें फाइनेंस की दिक्कत ना हो, क्योंकि ताउम्र वो कमा रहा था, मेहनत कर रहा था। अब एक टाइम पीरियड के बाद क्या होने वाला है, उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिलैक्सेशन देगी कि हाँ जी, कि आने वाले टाइम के जो एक्सपेंसिव होने वाले हैं उसको आप मेट कर सकते। आफ्टर द स्टॉपिंग द वर्किंग, आप काम करना वह बंद कर। तो पेंशन नॉर्मली क्या होती है, दो तरीके से मिलती है। एक तो ऐसा होता है कि भाई, वैसे नॉर्मली तो ऐसा होता है कि आप मंथली ले लेते हैं, आप मंथली रिसीव कर लेते हैं। बट कई कई ऐसे पर्सन होते हैं वो कह रहे हैं कि भाई मंथली देने की बजाय ना हमें तो जितना भी पैसा मिल रहा है ना, ठीक है, मैंने कहा कि 5 साल का पैसा इकट्ठा करके, मान लीजिए एक महीने के अंदर मुझे 10,000 रुपए क्या मिलेंगे, पेंशन के मिलेंगे, वो छोटी अमाउंट लिए कैलकुलेशन कर दी, और 12 महीने में कितने हो गया, 1,20,000 हो गया। कहते हैं अच्छा जी, और 5 साल में कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 12 पंजे 60, दैट मीन्स 6 लाख रुपए आपको 5 साल में मिल जाएंगे पेंशन के। वो कह रहे हैं कि आप महीने महीने 10-10 हजार देने की बजाय ना आप हमें एकदम से ही 6 लाख रुपए दे दो। तो जब आप पेंशन के बारे में बात करते हैं तो पेंशन आपकी दो तरीके की होती है। एक तो क्या कर रहे हैं, आप मंथली रिसीव कर रहे हैं, जिसे मंथली रिसीव करेंगे उसे बोलेंगे अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं।
और आप जिसको लमसम अमाउंट में ले रहे हैं, मींस इकट्ठा ले रहे हैं, उसे बोला जाता है कम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन। इतना समझ में आया? तो पेंशन जो है बच्चे आपकी दो टाइप्स की है, ठीक है। पेंशन तो आपकी दो टाइप्स की है। एक तो अनकम्यूटेड होती है, दैट मीन्स आपने क्या किया है, हर महीने आप क्या कर रहे हो, पेंशन ले रहे हो। दूसरा क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, इकट्ठा अमाउंट क्या कर रहे हैं, एक साथ अमाउंट क्या कर रही है, निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो पहले तो आपने स्टेप नंबर 1 यही देखना है कि हाँ जी पेंशन आपको कैसे मिल रही है। आपको आप एक साथ ले रहे हैं या फिर आप महीने में जो 6 महीने में जो टेन्योर होता है जो फिक्स हुआ है उसमें ले रहे हैं। कहते हैं अच्छा, अगर आप अनकम्यूटेड है मीन्स की हर महीने आपको मिल रही है, तो ये सारा का सारा अमाउंट क्या आने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। कहते हैं ठीक है जी। और कम्यूटेड हुआ तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हाँ जी आप किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मतलब ये हुआ, जो हमने ऊपर अभी परिभाषा में पढ़ा है कि जो जितने भी पर्सन है, देखो यहाँ पे परिभाषा अगर बात की जाए, एक सेकेंड, ये चीजें एज इट इज लिखनी जरूरी है मुझे। देखो जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लोकल अथॉरिटीज है, ठीक है, मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस है, डिफेंस के जो सर्विस मेंबर्स होते हैं, ये एज इट इज परिभाषा ऊपर से, ठीक है। तो इनके लिए ये जो एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनके लिए ये जो पेंशन का अमाउंट है वो पूरी की तरीके से एग्जम्प्टेड। कैसे? एज पर द सेक्शन 10(10) ए के अकॉर्डिंग। ओके, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर हम उसमें ये देखेंगे कि भाई तुम्हें ग्रेचुटी मिली है। तो ग्रेचुटी का मतलब क्या है भाई, जो ऊपर समझाई थी वही ग्रेचुटी, कोई और ग्रेचुटी। कह रहे हैं कि आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है। कहते हैं हाँ हुई है, तो ट्रीटमेंट अलग होगी। अगर कह रहे हैं कि ग्रेचुटी भाई रिसीव नहीं हुई है, तो आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपए में से, 100 रुपए में से आपका 1/3 हिस्सा माफ कर दिया जाए, दैट मीन 33 रुपए माफ किए जा रहे, 33.33 ऐसा कुछ है ना। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपए में से 1/2% मीन की हाफ परसेंटेज आपका माफ कर दिया, दैट मीन 50 रुपीज। ये कह रहे हैं कि अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है, ऑब्वियस है वहां पे भी कुछ एग्जाम्पशन ली होगी, वहां पे भी कोई फायदा लिया होगा। तो अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है ना, तो हम आपको यहाँ पे कम एग्जाम्पशन देंगे, दैट मीन 1/3 देंगे। अच्छा, अगर ना मिल रही हो तो कह रहे जब भी पेंशन आपको मिलेगी ना, उसका 1/2 करना। बट यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना है कि आपको यहाँ पर 100% कम्यूटेड पेंशन लेनी है। मैम ये नया शब्द आया है। अब कम्यूटेड का तो मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई एक साथ लमसम अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, पर 100% का मतलब क्या है? क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाएगा कि भाई आपकी 100% की बदले में आपने क्या किया, 60% अमाउंट निकाली है, जो कि कितनी है, मान लीजिए 3 लाख रुपए। तो ये वो कहा जाता है कि आपको एग्जाम्शन कैसे मिलेगी, जब आप पूरी 100% का 1/3 करेंगे। तो 100% कैसे निकलेगी भाई, 3 लाख रुपए किसकी वैल्यू है, 60% की वैल्यू है। मुझे तो भाई 100 रुपए की चाहिए, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का 1/3 करेंगे, वो अमाउंट मेरी एग्जाम्शन आ जाएगी। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये दोनों में सेम केस है। आपको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ग्रेचुटी रिसीव्ड के अंदर देखेंगे कि मिली है, कहते हैं हाँ, अगर मिली है तो इसकी पहले भी कोई बेनिफिट लिया होगा, पहले भी एग्जाम्शन ली होगी, या तो 10-10 क्लोज सेकंड में ली होगी, 10-10 क्लोज थर्ड में ली होगी, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ऑब्वियस एग्जाम्प्टेड है पूरी की पूरी, है ना। अगर हाँ, तो आपको थोड़ा कम बेनिफिट दिया जाएगा, कम छूट दी जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 33 रुपए है, यहाँ पे 50 रुपए है। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपके पेंशन का। देखो जल्दी से इस प्रो को, और फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे जैसे हमने ग्रेजुएटी में किया था, देन उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले हमें देखना है पेंशन आपको कैसी मिल रही है, आप कैसे ले रहे हो। कम्यूटेड है, दैट मींस आप एक साथ लमसम अमाउंट ले रहे हैं, या फिर अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड में तो सीधा सीधा मतलब है रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है, फुली टैक्सेबल होने वाली है। अगर कम्यूटेड ले रहे हो, दैट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है 10-10 1 के अकॉर्डिंग। अगर अदर कोई एम्प्लॉई है तो आपको ये देखा जाएगा कि आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हो रही है या फिर कोई भी ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव नहीं हो, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि हाँ जी ग्रेचुटी तो हमें मिल रही है, तो कह रहे हैं ग्रेचुटी अगर तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें 1/3 क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड
कम्यूटेड परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। कहने का मतलब ये है कि जितना अमाउंट मिला है जो कम्यूटेड पेंशन रिसीव दैट मीन 3 लाख रुपए मेरे एग्जाम्पल के, ठीक है। और कम्यूटेड परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि आपको ये 3 लाख रुपए कितने परसेंटेज है। 3 लाख मैंने बोला कि भाई डिवाइड करो 60 से। इंटू क्यों है? क्योंकि मुझे 100 से निकालना है। तो ये 100% कम्यूटेड निकल जाएगा। देन उसमें को मैं 1/3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एग्जम्प्टेड अमाउंट निकलेगा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई 3 लाख रुपए मुझे अमाउंट मिला फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा, मुझे इतना तो पता लग गया ये फ्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 1,33,000 अमाउंट आ जाए तो ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या जो बच जाएगा बैलेंस 1,67,000 आई थिंक, ये अमाउंट टैक्स। अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है तो फायदा आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, 0.5%। ठीक है, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो पहले आप पेंशन का मतलब लिखेंगे, देन उसके बाद ये बताएंगे कि भाई पेंशन आपकी 2 टाइप की होती है। एक रेगुलर पेंशन होती है जिसे हम ये कहेंगे कि आप इंटरवल के दौरान क्या लेते हैं, आप पेंशन का अमाउंट रिसीव करते हैं, मंथली आप रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। आप कुछ भी छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन का अंदर क्या हो जाएगा कि जब आप ये कहेंगे कि आप टोटल पेंशन को लमसम अमाउंट को वन टाइम पेमेंट आप रिसीव कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ द रिसीविंग इट मंथली, आप मंथली रिसीव करने की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन लिमिट को निकालना पड़ेगा। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? तो एग्जाम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 1010A इन रिस्पेक्ट ऑफ द कम्यूटेड पेंशन इज अवेलेबल टू एसएससी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम। अब ये बहुत बड़े ध्यान से सुनना है कि जो नया रिजीम आया है, पुराना रिजीम है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी है, एरिक नॉर्मल है, ये कहा जाता है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे रिस्पेक्टिव टू द रिजीम अंडर द टेक्स्ट। जिसकी यहाँ पे रिजीम को कंसीडर नहीं किया गया है, आपको एज इट इज एग्जाम्पशन कंसीडर किया जाए जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी? कुछ इस तरीके से होगी जो कि हमने आपको बताई। इफ द एम्प्लॉई आल्सो रिसीव ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ द पेंशन, फुल वैल्यू दैट मीन्स 100%। अगर नहीं रिसीव कर रहा है तो फुल वैल्यू लेंगे बट यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो यहाँ पे 2/3 बचेगा वो टैक्सेबल होगा, यहाँ पे 1/2 रिमेनिंग बचेगा वो भी टैक्सेबल। ठीक है, गॉट इट? करें क्वेश्चन तो स्टार्ट। तो क्या लिखा? मिस्टर सागर हु रिटायर ऑन द 1st of October 2024 रिसीव कर रहा है 5,000 रुपए पर मंथ एज अ पेंशन ऑन 1/2/2025 को, इसकी 1 फरवरी 2025 को वो उसने क्या किया है 60% ऑफ द पेंशन रिसीव की है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 लाख। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड दैट मीन्स मैं आपको इसको अगर टेबल में इसको लाइन में ड्रॉ करूँ ना तो ये कहना चाह रहा है, जैसे मैं कहूंगी यहाँ पे 1/4/2024 है, 31/3/2025 का हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये हमारी फाइनेंशियल ईयर है। ये कह रहे हैं कि जो रिटायर हुआ है वो कब हुआ है, यहाँ पे ले लेते थोड़ा सा। ठीक है, 1/10/2024 को वो रिटायर हुआ है और उसने क्या किया है 1/2/2025 को, इसकी फरवरी और मार्च की जो सैलरी है ना उसका क्या किया गया है 60% अमाउंट उसने क्या निकाल लिया। इन दोनों का क्या है कम्यूटेड है, और यहाँ पे क्या है इतने दिनों का क्या है अमाउंट आपका अनकम्यूटेड है, इसकी मंथली है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, दैट मीन्स 5 मंथ यहाँ पर ये और 2 मंथ आपकी कम्यूटेड। तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी क्योंकि ये तो फुली टैक्सेबल है, अनकम्यूटेड तो मेरा क्या था टैक्सेबल था। और कम्यूटेड में क्या था कि आपको ये देखना है कि भाई आपको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो आपको 1/3 ऑफ द 100% ऑफ कम्यूटेड पेंशन, अगर नहीं मिल रही है तो 1/2% ऑफ किसका लेना है ऑफ कम्यूटेड पेंशन। समझ में आया? तो करें स्टार्ट। ठीक है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कह रहे हैं कि भाई मजे ही मजे कुछ भी टैक्स नहीं देना। अच्छा, प्राइवेट एम्प्लॉई है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है और ये बोला गया कि भाई ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई है 5 लाख। हमें ग्रेचुटी की अमाउंट से कोई मतलब नहीं। क्या हमने किसी का मल्टीप्लाई किया ग्रेचुटी की अमाउंट से? नहीं, ये जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए आपको दी गई। सबसे बड़ा एग्जाम में जो कंफ्यूजन था बच्चों को यही था कि मैम 5 लाख दिए कि इसका क्या करना है। नहीं, इट्स ओके, ये बस ये बताने के लिए बताया कि हाँ ग्रेचुटी मिल रही है तो पेंशन का जो अमाउंट है 1/3
के साथ आपको मल्टीप्लाई करके एग्जाम्पशन लिमिट निकालनी है। कहते हैं अच्छा प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई है, उसे ग्रेचुटी आपको नहीं मिल रही है, तो आपको 1/2 करना, दैट्स इट। करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में ठीक है एग्जम्प्टेड है, बट हाँ कौन सी अमाउंट, जल्दी रिकॉल करो, अभी बताया था मैंने, जो आपकी कम्यूटेड में, अगर वो अमाउंट कम्यूटेड का है तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड है, अनकम्यूटेड की तो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। मैंने यहाँ लिखा भी था अनकम्यूटेड वैल्यू फुल्ली टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होगी, अनकम्यूटेड वैल्यू कितनी है आपकी, अक्टूबर से लेकर मार्च के थ्रू अगर मैं बात की जाए कितना होगा, 5,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है 4 महीने की था ना, 5 महीने कैसे हो कैलकुलेटर है भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, हाँ 4 महीने हैं, अरे बच्चों ठीक है 4 महीने हैं आपके पास, ठीक है 5,000 रुपए 4 महीने मिले, दैट मीन्स आपके 20,000 रुपीज हो गए। कहते हैं हाँ जी, प्लस में आपको ये भी देखना है कि हाँ जी जो आपको अमाउंट, अब यहाँ पर देखो फरवरी और मार्च आपको 2 महीने की जो सैलरी 5,000 रुपए मिल रही है, ये कितना हो गया 10,000 रुपए हुआ या नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं कि इसमें से 60% अमाउंट मेरा क्या है, किसका बन गया, कम्यूटेड का बन गया। ऑब्वियस है बच्चे कि बाकी का बचा अमाउंट क्या हो रहा है, आप रेगुलर बेसिस में ले रहे नहीं ले रहे, 60% अमाउंट ले रहे नहीं ले रहे, है ना। तो कहने का मतलब ये 6,000 तो आपने एक साथ ले लिया, बाकी के 2-2 हजार करके, 2,000 एक महीने के बने थे, 2,000 एक महीने के बने थे, तो आपने वो अलग अलग लिए। तो ये जो अनकम्यूटेड अमाउंट है ये तो टैक्सेबल ही होगा, क्योंकि कम्यूटेड में तो एग्जम्प्टेड लिमिट होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको देखो चार्ट बनाती हूँ इसका, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, 4 महीने का तो आ गया वो समझ में, क्योंकि ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हो गया 20,000, कहते ठीक। अगले जो 2 महीने हैं फरवरी का मार्च में, ये कह रहे हैं कि फरवरी में कितनी मिली थी, 5,000 रुपए पेंशन मिली थी, मार्च में भी मुझे 5,000 पेंशन मिली थी। ये कह रहे हैं कि इसका 60% मैंने क्या कर लिया, कम्यूटेड में ले लिया, दैट मीन्स 6-5-30, दैट मीन्स 3,000 रुपए मेरे कम्यूटेड में चले गए, बाकी के बचे 40% मेरे 2,000 रुपए अनकम्यूटेड में चला गया, जो कि मेरा टैक्सेबल होगा। हाँ जी सेम इस तरीके से इसका भी कर दो, यहाँ पर भी 2,000 रुपए निकल जाएंगे और यहाँ पे ऊपर 3,000 रुपए निकल जाएंगे, तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो ये हम इसको उठाएंगे 20,000 प्लस में 2,000 प्लस में 2,000, तो ये टोटल कितना हो गया 24,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा करें कि आप 5,000 रुपए को लेंगे, 2 महीने का साथ में निकाल देंगे, 10,000 रुपए हो गया, और हम इसका अनकम्यूटेड का पोर्शन निकाल देंगे, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,000, ठीक है डायरेक्ट हम इसको 20,000 में प्लस कर देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो कितना अमाउंट हो गया, कि टोटल 24,000 हो गया, जो कि मेरे पास क्या है, टैक्सेबल अमाउंट। यस अच्छा, कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई है, 3,00,000 रुपए। भाई ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसके लिए तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कम्यूटेड के अंदर तो सेक्शन 10(10) ए के हिसाब से पूरा एग्जाम लेस कर देंगे, अमाउंट एग्जम्प्ट कर देंगे और नील आ जाएगा, देन यही अमाउंट क्या बचेगी, बस टैक्सेबल। समझ में आया, अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है उसको ग्रेचुटी मिल रहा है, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम एज इट इज, ये पॉइंट तो ये सेम रहेगा, ठीक है 24,000 सब में सेम रहेगा, क्योंकि सबका मैंने निकाल दिया, ये अनकम्यूटेड है, क्योंकि अनकम्यूटेड सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि भाई इसका एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है, क्योंकि भाई मुझे अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 3,00,000 रुपए है, और उसमें से मैंने बोला मुझे एग्जम्पशन मिलेगी पेंशन के एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 10(10) ए के अकॉर्डिंग मुझे एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। वो एग्जम्पशन कैसे डिपेंड करेगी, मैंने बोला भाई ग्रेचुटी रिसीव हुई है, कहते हाँ जी रिसीव हुई है, तो 1/3 लेंगे किसका, 100% वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको बोला गया है कि भाई 60% आपको क्या मिली है, 100 में से आपने 60% सैलरी पेंशन निकाल दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3,00,000 रुपए। अब 100 की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस है 5,00,000 होगी, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके देखो ऐसे, 3,00,000 डिवाइड में 60, ठीक है, क्योंकि ये देखो किसका बेस है, 60% किसकी वैल्यू है, 3,00,000 की, सॉरी 3,00,000 किसकी वैल्यू है, 60% की, मुझे निकालने 100%, तो ऑब्वियस है 5,00,000 निकल जाएगा,
ठीक है, इस 5 लाख का मुझे 1/3 करना है, दैट्स इट। 5 लाख का मुझे क्या करना है, 1/3 करना है, जो कि आएगा 1,66,667। ठीक है, समझ पे आए? अच्छा, ये अमाउंट क्या हो जाएगी, मेरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, 1,66,600, 3 लाख में से माइनस हो जाएगी, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब यहाँ पे इसको ऊपर से ऐड करते हुए आएंगे, ठीक है, और 1,57,353। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट में बोला जाए कि हाँ जी, अगर गवर्नमेंट को, सॉरी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिल रही हो तो ये कह रहे हैं कि 100% तो हमें वैसे भी निकालनी थी। कहते हैं हाँ जी, इसका 1/2 करना है। कहते ठीक है, 2.5 लाख हो गए, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 24 और 50 कितना हो गया, 74,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आया? यस एवरीवन, जल्दी से बताइए, समझ में आई जो ट्रीटमेंट मैंने बताई थी? ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से समझिए। ओके, चलो, इसके कुछ ना स्पेशल केस है, स्पेशल पेंशन की जो कुछ एग्जम्पशन मिलती है, सेक्शन 10 सबसेक्शन जो 18 है उसमें बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को अवार्ड मिल रहा है, क्या वो परमवीर चक्र है या फिर महावीर चक्र है या फिर वीर चक्र है, मीन्स की वो कंट्री की तरफ क्या है, कंट्रीब्यूट कर रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है आपको जो भी अमाउंट मिलेगी वो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, चाहे वो आप ले या फिर आपके जो लीगल हायर है वो ले। दैट मीन्स चाहे आपके स्पाउस ले, स्पाउस दैट मीन्स अगर वाइफ काम कर रही है तो स्पाउस का हस्बैंड हो गया, हस्बैंड काम करे तो उसकी वाइफ, उसकी क्या होगी, स्पाउस होगी। यस, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब वो बच्चे भी ले सकते हैं या फिर वो पर्सन जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट, तो पर्सन आया समझ में? ठीक है, या फिर आपका सेकंड जो केस है स्पेशल केस के अंदर कि पर्सन डिसेबल हो गया है ड्यूरिंग द ड्यूटी। मैंने बोला एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, इसके अंदर मैंने एग्जांपल भी लिया, ये जो कैप्टन राज है वो इंडिया की सर्व कर रहा था पिछले 15 सालों से, और उसको एक मिशन दिया गया था और मिशन के दौरान उसको एक बहुत सीरियस इंजरी हो चुकी, जिसके कारण उसका जो पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो गया, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पा रहा है, आगे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है, फिजिकली डैमेज हो चुका है, वो डिसेबल हो चुका है, अब वो चल नहीं पा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा एक्सपाइजेड रीजन है, तो अब वो सर्विस नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब सर्विस से उसको क्या कर दिया जाएगा, अब ये तो नहीं कहेंगे कि नौकरी से निकाल दिया, अभी ऐसे तो हमारी आर्म फोर्स नहीं है, इंडियन आर्मी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जो भी सर्विस के दौरान आपको डिसेबिलिटी हुई है उसका पैसा मिलेगा आपको। कहते ठीक है, सर्विस के दौरान आपको जो सैलरी मिल रही थी वो भी पैसा मिलेगा। कहते ठीक है, और ये दोनों के दोनों टैक्स फ्री। समझ में आया आपको? समझ में आया? आप इसको रीड कर लेना, इट्स सिंपल से जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो एज इट इज। सर्विस के दौरान जो पर मंथ जो आपको सैलरी मिल रही थी वो आपकी है, डिसेबिलिटी जो एलिमेंट मिल रही है वो 20,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी, दोनों के दोनों टोटल की टोटल डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो 60,000, वो आपके जो सर्कुलर नंबर जो 13/2019 के थ्रू एंटायर अमाउंट 60,000 क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको ना घुमा फिरा के लाइन भी दे सकते हैं कि भाई 15 साल लगातार फॉर्म पर्सन ने इंडियन आर्मी के अंदर काम किया, फिर उसकी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के बाद कोई डिसेबिलिटी आ गई, अब वो जो पैसा मिला वो टैक्स फ्री नहीं, वो उसके ऊपर टैक्स लग गया। क्या ये जो डिसेबिलिटी हुई, ठीक है, जो आप सीरियस जो आपकी इंजरी हुई, क्या वो ड्यूरिंग द सर्विस हुई? कहते नहीं, रिटायरमेंट के बाद हुई। कहते वो भाई अलग कंसेप्ट है। समझ पा रहे? तो टैक्स फ्री बस इसी केस में मुझे वो अगर ड्यूरिंग द सर्विस। गॉट इट? अब हम अपने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, लीव एनकैशमेंट है। कि भाई लीव एनकैशमेंट क्या होता है, लीव सैलरी क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो ये कह रहा है कि इनको शब्दों को ना तोड़ दो। लीव एनकैशमेंट का मतलब है कि जो छुट्टियां आपको दी जाती है ना, हॉलीडेज दी जाती है एक एम्प्लॉइज को, और आपने वो छुट्टियां ली नहीं है, ठीक है, और उसको बोला गया है कि अगर आप उन छुट्टी को यूज नहीं करेंगे ना तो आपको उसके बदले में कैश दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि जब हम स्कूल के अंदर टीच किया करते थे ना, तो वहां पर ये होता था कि पूरे साल के अंदर हमें 11 छुट्टियां, 11 हॉलीडेज हमें प्रोवाइड की जाती थी। और मैंने स्टार्टिंग जो फर्स्ट ईयर था मेरा, उस टाइम मैंने केवल 4 हॉलीडेज को ही यूज किया था, बाकी की बची जो 7 हॉलीडेज है वो मैंने एनकैश करवाई थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे
यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक हॉलीडेज के मुझे क्या होते थे, 3,000 रुपए हमें एन कैश होते थे। अगर आपने एक छुट्टी यूज नहीं की तो आपको 3,000 मिल जाएंगे। और मैंने कहा कि मैंने 7 छुट्टियां यूज नहीं की थी, 11 हॉलीडेज मुझे मिल रही थी, मैंने केवल 4 हॉलीडेज को यूज किया और 7 जो हॉलीडेज है मैंने यूज नहीं की थी। तो 3,000 के हिसाब से मेरे अकाउंट के अंदर 21,000 रुपए बैलेंस बढ़ गया था। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो जो लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है कि जो आपने हॉलीडेज को लीव को लिया नहीं था, आपने उनको एनकैश करवा लिया है। दैट्स। तो लीव सैलरी ऑल्सो द लीव इनकैशमेंट भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ मनी एंड एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज फॉर अनयूज्ड लीव डेज। जो आपकी लीव डेज है आपने उसको यूज नहीं किया है, उसके बदले में आपको एक्सचेंज किया जा रहा है, वो मनी दी जाएगी। गॉट इट? समझ में आया? ये आप मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, कब ये रिसीव होगी? क्या ऐसा है कि भाई मैं जैसे अब मैं कहूंगी मुझे 2 साल हो गए स्कूल को छोड़े हुए, और मैं ये कहूँ कि हाँ, आज मैं ये जाके कहूँ कि हाँ जी स्कूल वालों, मेरी जितनी भी सैलरी थी ना वो 7 दिन की थी, और 3,000 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपए वो मुझे आज दे दो। अरे ऐसा नहीं होगा भाई। आप या तो ड्यूरिंग द टाइम लेंगे, दैट मीन्स हर 31 तारीख को हिसाब किताब होता है स्कूल्स के अंदर भी। अच्छा, या फिर ये कह रही है जैसे मैंने रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट दैट मीन्स मैंने वॉलेंटरीली मैंने अपने आप को वहां से लीव आउट किया था, ठीक है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी हमें कॉलेज के अंदर मुझे वहां पर मिली थी, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने अपने आप को वहां पे लीव किया था, तो उस टाइम पे मैंने 31 आई थिंक 31 अगस्त थी जितना मुझे याद आ रहा है, 31 अगस्त थी, ठीक है। और उस डेट को मैंने, मेरी उस टाइम तक मेरी कितनी टाइम हो गया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हो गए। जून को तो कंसीडर नहीं करते थे, तो 4 महीने के अंदर मुझे 4 हॉलीडेज लेनी थी, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल वो भी नहीं ली। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हॉलीडेज के नाम पर मुझे 3,000 के हिसाब से 12,000 रुपए एन कैश की दैट्स। तो ये कब होगी, कहने का मतलब ये है ये तब होगी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उस रिटायरमेंट पे जा चुकी हूँ, ठीक है, रिटायरमेंट हुए 3-4 साल हो चुके हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो रिटायरमेंट के टाइम पे होगी या फिर ड्यूरिंग द सर्विस होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मैंने लीव इनकैशमेंट इज रिसीव्ड, ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय रिसीव द लीव इनकैशमेंट वाइल स्टिल वर्किंग होना चाहिए, नॉट द रिटायर। रिटायर होगा बट वो भी ऑन द स्पॉट होना वाली केस है, मतलब कहते हैं ना कि नया नया केस होना चाहिए। कल रिटायरमेंट है, 3 दिन बाद आप लेने जा रहे हो, चलेगा, बट काफी सालों के बाद की बात नहीं चलेगी। ये फुल्ली टैक्सेबल है, कहाँ पर, सैलरी हेड के अंदर, ठीक है। और अगर आपने रिलीफ लिया है तो भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 89(1) के हिसाब से। ओके। अच्छा, लीव इनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट भी कुछ आपके ग्रेजुटी जैसा है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी। कि भाई लीव इनकैशमेंट का जो अमाउंट आपको मिलेगा, क्या वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा या नहीं टैक्सेबल होगा, हमें ये चेकआउट करना है। तो यहाँ पर भी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि भाई आप उस लीव इनकैशमेंट का जो अमाउंट है वो कब ले रहे हैं। आप ड्यूरिंग द सर्विस ले रहे हैं, ड्यूरिंग द सर्विस ले रहे हैं, या फिर आप कब ले रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहे हैं। अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस ले रहे हैं तो सिंपल, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ड्यूरिंग द सर्विस कुछ भी चीज लेंगे, चाहे आपको ग्रेजुटी मिले या फिर आप अब लीव इनकैशमेंट करवाए, वो सारी की सारी क्या रहने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। कहते हैं अच्छा जी, अगर मैं रिटायरमेंट के टाइम पे लूं तो फिर जैसे हमने अदर कॉन्सेप्ट में देखा था कि भाई हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एम्प्लॉय कैसा है, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी अफसर है या फिर वो हमारा प्राइवेट एम्प्लॉइज है, नॉन गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं। कहते हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा अमाउंट हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा एज पर देयर सेक्शन 10(10)(a) के हिसाब से। ओके। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 4 कंडीशंस दी गई है, ठीक है, क्योंकि क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कितना अमाउंट मुझे रिसीव्ड हुआ है, इसमें से कितनी मुझे छूट मिलेगी जिससे मेरे टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो जो एग्जम्पशन अमाउंट है वो निकालनी है। उस एग्जम्पशन अमाउंट को निकालने के लिए इन चारों पॉइंटों में से, ठीक है,
जो भी लिस्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो अमाउंट, ये याद रखनी है, 25 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड क्या है। तीसरी बात क्या रखनी है कि 10 मंथ की सैलरी लेनी है, वो भी कैसी, एवरेज सैलरी लेनी है। एक सेकेंड, कैसी लेनी है, एवरेज सैलरी लेनी है। अब आपको एवरेज सैलरी का तो मतलब आ गया होगा समझ में। 10 महीने की सैलरी को ऐड करो, जिसकी एक महीने की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए है, 10 महीने की होगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 50,000 रुपए, और डिवाइड करेंगे 10 से तो वापिस 5,000 रुपए आ जाएगा, राइट। और तीसरी बात, ये फोर्थ कंडीशन ये है कि जो भी आपकी एवरेज सैलरी आई है ना बच्चे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कि भाई कितना आपका डेज, नंबर ऑफ डेज आपकी पेंडिंग है। दैट मीन्स कि मान जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 11 हॉलीडेज मुझे मिलती थी, मैंने केवल 4 हॉलीडेज को यूज किया, 7 अभी क्रेडिट में है, 7 अभी पेंडिंग है, मैंने यूज नहीं की है, तो ये 7 को बोलेंगे क्रेडिट। जो आपका पीरियड होगा ना, क्रेडिट पीरियड जो कि अभी आप तक आपने यूज नहीं किया, उस पीरियड के साथ क्या करना पड़ेगा, उस एवरेज सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। इनमें से कोई भी जो भी अमाउंट लिस्ट आएगी वो हमारी एग्जम्प्टेड अमाउंट बन जाएगी, देन मैं उसको एक्चुअल अमाउंट जो मुझे रिसीव हुआ है उसमें से मैं माइनस कर, ठीक है। अब जल्दी से इस चार्ट को गो थ्रू कीजिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्प करने वाला है। ये कह रहे हैं कि लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या हो गया, कि या तो आपको एक टाइम ड्यूरिंग द सर्विस आप लेंगे, या फिर आप रिटायरमेंट के टाइम लेंगे। ड्यूरिंग द सर्विस लेंगे तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, और अगर आप रिटायरमेंट के टाइम लेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि भाई पर्सन कैसा है। अगर गवर्नमेंट है तो बड़ा खुश होके अपने घर जाएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो थोड़ा सा खुश भी होगा, थोड़ा उदास भी होगा, क्योंकि कुछ ही अमाउंट क्या होगा, कम हो रहा है, जिसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसमें से लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि मैंने अभी आपको साथ डिस्कस की। 25 लाख रुपए एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है, 10 मंथ की सैलरी लेनी है, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट ऑफ देयर इज अनअवेल्ड लीव्स, दैट मींस जो अभी तक आपने यूज नहीं की है, बेस्ड ऑन द 10 मंथ एवरेज सैलरी के ऊपर बेस होगा, टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। दैट्स इट। समझ में आया, समझ में आया। ये एज इट इज जो मैंने भी आपको समझाया है उसको एग्जाम में किस तरीके से, देखो चार्ट के थ्रू भी समझाना है और आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ से ये लिखना है कि लिव इन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा ये नहीं होगा, और डिपेंड करता है कि भाई बंदा कैसा है, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट होगा तो सिंपल सी बात है, हर चीज क्या रहने वाली है, 100% एग्जेम्प्ट रहने वाली है, एज पर देयर इज अ सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके लिए कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा और कुछ अमाउंट छूट में होगी, एग्जेम्प्ट में, जो कि छूट किस में मिलने वाली है, सेक्शन 10(10)(a) और क्लोज हमारा सेकंड है। ये चारों कंडीशन मैंने आपको बता दी। समझ में आया, समझ में आया, ओके। अब बढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ द रिट्रीचमेंट कंपनसेशन क्या होता है। रिट्रीचमेंट कंपनसेशन के अगर मैं इसको मतलब, पहले मतलब समझो, ठीक है, ओके, ये सब है। पहले आप मतलब समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये रिट्रीचमेंट कंपनसेशन होता है कि जब आप किसी बिजनेस के अंदर, आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जा रहा है, आपको निकाला जा रहा है, आपके फॉल्ट से नहीं, ध्यान से सुनना इस शब्द को, लाइनों को, आपके फॉल्ट से आपको निकाला नहीं जा रहा। किसके फॉल्ट से निकाला जा रहा है, भाई कंपनी में कुछ कमी आ गई है, कंपनी अपने नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है उसको कम करना चाह रही है, रीजन कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड कि उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं चल रहा, उनका लॉस बहुत ज्यादा आ चुका है, वो आगे एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस को क्लोज डाउन करना चाह रहे हैं, या फिर वो ओनरशिप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल XYZ नाम से कोई कंपनी, और वो सामने वाली ABC लिमिटेड के साथ बैचअप करना चाह रही है, या फिर अपना सारा का सारा एसेट्स, अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी, अपने सारे के सारे जितने भी जो कुछ भी उन्होंने लेन देन की हुई थी वो सारा का सारा ट्रांसफर कर रही है ABC लिमिटेड को। कौन, XYZ। तो इस केस में क्या होने वाला है, हमारे पास सारे के सारी चीजें चेंज होगी।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में एम्प्लॉई है एक्स वाई जेड लिमिटेड के, उनको क्या किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। दैट मीन्स वो इतने सालों से हमारे पास काम कर रहे थे, अब हम एकदम से उनको निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उनको कंपनसेट किया जाएगा। और ये जो अमाउंट मिलेगी ना, जितनी भी अमाउंट उसे मिलने वाली है, अमाउंट जितनी भी वो रिसीव करेंगे, उनमें से कितनी अमाउंट मेरी एग्जम्प्ट होने वाली है, उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B के अंदर। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो, रिट्रेसमेंट कंपनसेशन मतलब है कि मनी पे टू द एम्प्लॉय व्हेन दे आर लूज देयर जॉब, अपनी जॉब को वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में जॉब नहीं रहने वाली, बिकॉज द एम्प्लॉयर रिड्यूस द स्टाफ, क्लोज डाउन द बिजनेस एंड द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। सिंपल सिंपल भाषा में बोला जाए तो दैट मीन्स आपकी जो जॉब है वो एंड हो गई है ड्यू टू देयर इज अ कंपनी रीजन, कंपनी के रीजन से हो। ये सभी के सभी रीजन आपको लिखने हैं, ठीक है। और आपका जो सेक्शन 25F है और सेक्शन 25FFF है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट हमारा है 1947, यहाँ पे ये बहुत रोल अदा करता है, क्योंकि जब हमारी एग्जाम्पशंस के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर एग्जाम्पशन के अंदर 3 पॉइंट आप में से लिस्ट लेना होता है। तो पहला पॉइंट आपका सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, दूसरा आपके पास 5 लाख रुपए, तीसरा आपके पास एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव हुई है, इनमें से जो भी लिस्ट होगा वही अमाउंट आपकी एग्जम्प्टेड होगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये कह रहे हैं कि 15 डे एवरेज पे, 15 डे एवरेज पे होगी कंप्लीट ईयर ऑफ द सर्विस इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ एक्सेस 6। कहने का मतलब ये है कि भाई 15/30, ठीक है, हाफ 15 डेज का मतलब ये हो गया। एवरेज सैलरी लेनी है, सैलरी लेनी है आपको, सैलरी लेनी है, और कितने साल आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, दैट्स। मान लीजिए आपने आपने 13 साल प्लस 8 महीने काम किया है, तो वहां पर 14 साल कंसीडर किए जाएंगे, यही बात की जा रही है, इंक्लूडिंग अ पार्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ द 6 मंथ, 6 मंथ से अगर ज्यादा हो जाता तो उसे पूरा साल कंसीडर करें। तो यहाँ पे वो ईयर अमाउंट ईयर आ जाएगी, जैसे हमारे पास 14 ईयर हो गया। मैक्सिमम अमाउंट जो कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो हुई है, ये इनमें से जो भी अमाउंट हमारी लेस होगी वो हमारी क्या होने वाली है, एग्जम्प्ट होने वाली है। जो बैलेंस बचने वाला अमाउंट वो हमारा टैक्सेबल। समझ में आया? यस एवरीवन, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर एवरेज पे, क्योंकि देखो कंपनसेशन जब हम दे रहे हैं ना, किसी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉइज को महीने के बेसिस पे रखा जाता है, या फिर ऐसा होता है डेली रूटीन, उनको डेली बेसिस उनको सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम हफ्ते के अंदर उनको पैसे दें। तो ऐसा केस है, तो आपको बड़े ध्यान में रखना है कि इन टाइम पीरियड को आप बड़े कंसिडर करेंगे। टाइप ऑफ द वर्कर्स के बारे में बात की जाए तो मंथली पेड है अगर वर्कर, तो उनके 3 कंप्लीट मंथ को कंसीडर करना है। वीकली पेड है तो 4 वीक को कंप्लीट कंसीडर करना है। और डेली पेड है तो दैट मीन्स 12 दिन उन्होंने वर्किंग डेज होने चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हाँ जी, सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे। देखो, इंक्लूड करने की लिस्ट लंबी है, ना इंक्लूड करने की लिस्ट 3 है, ठीक है। आज तो बोनस नहीं इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉयर के द्वारा अगर प्रोविडेंट फंड के बैलेंस उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, एड ऑन किया हुआ, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रेचुटी और द टर्मिनेशन का, ग्रेचुटी दिया गया टर्मिनेशन के टाइम, ग्रेचुटी वही जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि बेसिक सैलरी होगी है, डियरनेस अलाउंसेस हो गए हैं, जितने भी परक्यूजिट अलाउंसेस मिलते हैं वो, ट्रैवल कंसेशन होते, कमीशन ऑन द सेल और द बिजनेसेस। ओके, समझ में आया? ये हम हमारे सैलरी हेड के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इनको बड़े अच्छे से, ये जो टर्म एंड कंडीशन जो है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ स्पेशल केस के। देखो, हर एक चीज में एक स्पेशल केस है। ये कह रही है कि स्पेशल केस क्या है, कि जब आपकी जो एग्जाम्पशन की जो कंडीशन है ना, जो हमने 3 पढ़ी, 15 days एवरेज सैलरी ऑफ द कंप्लीटेड ईयर इंक्लूडिंग द 6 मंथ वाला जो केस था, 5 लाख है, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव, इनको कब कंसीडर नहीं करेंगे, स्पेशल केस ये कहना चाह रहे हैं। ये जब कह रहे हैं कि जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी
कि भाई कंपनसेशन जो आपको मिल रहा है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, चाहे आपकी 5 लाख से ऊपर भी क्यों ना हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी है तो आपके ऊपर ये जो कंडीशन जो है ना वो नहीं अप्लाई होने वाली है। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आ जाता है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे तरीके से समझने में कि हाँ जी क्या कहना क्या जा रहा है। जल्दी से पढ़ो इसको। मिस्टर राकेश है, वो एम्प्लॉयड है एज अ क्लर्क इन द टेक्सटाइल एट द अमृतसर सिंस द 1 अक्टूबर। ओके, ये डेट बड़ी ध्यान में रखनी है, 1 अक्टूबर 2011 से। He is getting the 12,000 per month salary and 2,400 per month dearness allowance since the 1st of January 2021. His service was terminated on the account of the retrenchment का केस बता दिया, मतलब कि रिट्रेचमेंट की कंडीशन लगेगी on the 1st of July 2024. ओके, 1st of July 2020। ओके, और उसको उस तारीख पर जब वो कंपनी से हटा दिया गया था उसे 1,92,000 रुपीज आपको दे दिए थे एज अ कंपनसेट किया गया। अब आपको ये बोला गया है कि हाँ जी एग्जम्प्टेड लिमिट बताइए एज पर देयर सेक्शन 1010 बी के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये ईयर कब कंप्लीट होगा, 31/3/2012 को। तो यहाँ पे मंथ देखो कितने हो गए, अक्टूबर क्योंकि फर्स्ट डेट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने यहाँ पर है। फिर 31/3/13 आएगी, फिर 14 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 16 आएगी, फिर 17 आएगी, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23 और देन 24, क्योंकि 1/4/2000, एक सेकेंड, 1/4/2000 नहीं, 31/3/2000, 31/3/2024 को यहाँ पे एंड कर दूंगा। देन उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4/2024 से 1 जुलाई 2024 तक, अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई की तो पहली तारीख है तो 3 महीने यहाँ पर हो गए। कहते हैं अब इन ईयर्स को काउंट कर देखो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मीन्स की 12 महीने तो ये हो गया, सॉरी 12 साल तो ये हो गया कि भाई आपने 12 साल उस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया। कहते हैं हाँ जी, और प्लस में 6 महीने ये और 3 महीने ये, मीन्स की 9 महीने और आपने काम किया। दैट मीन्स पार्ट ऑफ मंथ को क्या करना है, कंसीडर करना है। दैट मीन्स आपने 13 ईयर्स तक आपने उसमें काम, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी भाई, 5 लाख रुपीज थी। सेकंड कंडीशन क्या थी, कितना अमाउंट आपको मिला है, 1,92,000 मिला है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि भाई 15/30, ठीक है, एवरेज सैलरी लेनी है। कहते हैं ठीक है जी, सॉरी इसमें एवरेज लेनी है क्या, कैसे लेनी है, एक सेकंड एक सेकंड, क्रॉस चेक। आपको यहाँ पर हाँ एवरेज जो पे मिला है इसकी इसका निकाल लेंगे, ठीक है। कितनी सैलरी है, 12,001 है, प्लस में 2,400 रुपये एक है, टोटल कितनी होगी, 14,400 रुपये होगी। और कितने साल तक है, 13 ईयर। आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये कट करने के बाद 27200, इसको करेंगे सॉल्व, तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर रही हूँ, ये आ जाएगा 93,600, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बैलेंस आपके पास ये वाला है, एक बैलेंस ये वाला है, तीसरा बैलेंस इनमें से लिस्ट कौन सा है, ये वाला। अब आपको एक्चुअल अमाउंट कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, उसमें से एग्जाम्पशन है एज पर द सेक्शन 1010 बी के हिसाब से कितना मिला, अमाउंट रिसीव हुआ था 1,92,000, एग्जाम्पशन मिले 93,600। तो आपके लिए टैक्सेबल क्या होगा, टैक्सेबल होगा आपके लिए, एक सेकेंड, हाँ हमें सॉरी हमें टैक्सेबल नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, सही कर रहे हैं। एग्जम्प्टेड कंप्यूट द एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने तो निकाल दी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हाँ जी टैक्सेबल अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे और देन आपके पास आंसर आ जाएगा 98,400। क्लियर है, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ तक क्लियर आया समझ में, यस एवरीवन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई
मीनिंग ऑफ द वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय अपनी इच्छा से छोड़कर जाए, और जब एम्प्लॉय अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहा है तो वहां पर भी उसको एक अमाउंट दी जाती है। तो कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज चूज टू रिटायर अर्लियर बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज। कह रहे हैं कि जब अब ऐसा होता है ना काफी बार कि आप एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ठीक है, और आप अपनी इच्छा से उस जॉब को छोड़ रहे हैं। वैसे नॉर्मली टीचिंग जॉब के अंदर मैं अपना बताती हूँ, 56 ईयर आपका नॉर्मली है, ठीक है, उसके बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले रिटायरमेंट ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा फिर मेरा, तो मैं कहूंगी मैंने वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ली है, कहते हाँ जी ली है। तो उसके बेसिस पे मुझे क्या मिलने वाला है, एक अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट देखा जाएगा कितना आपका लिए टैक्सेबल। तो एम्प्लॉइज चूज द रिटायर अर्लियर बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज। नॉर्मल रिटायरमेंट एज क्या मैंने बोली 56, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और मैं उसको 45 एज के अंदर ही मैं अपनी रिटायरमेंट ले रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 11 साल पहले अपनी रिटायरमेंट ले रही हूँ। तो जो भी मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा या फिर इंस्टॉलमेंट में मुझे जो भी अमाउंट मिलेगी, वो अमाउंट क्या कहलाई जाएगी, कंपनसेशन कहलाई जाएगी। किसका है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का, ठीक है। टैक्स की ट्रीटमेंट आपको दी गई है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी के अंदर। कह रहे हैं कि इसकी जो टैक्सेबिलिटी है ना, आपकी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी में बात की जाती है, इसकी सैलरी हेड के अंदर ही पॉइंट आता है, और एग्जाम्पशन कहाँ तक मिली जाएगी वो ये इसमें डिसाइड हो, ठीक है। इसके अंदर 5 से 6 पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना कंडीशन क्या एग्जाम्पशन की। सबसे पहली बात तो कौन एलिजिबल है, ये सभी के सभी एलिजिबल है, चाहे आपकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सोसाइटी, ये सभी एलिजिबल है कि अगर इनके जो एम्प्लॉई है अगर वो छोड़ के जा रही है पहले, तो उनको ये अमाउंट देनी। मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम्पशन कितनी मिल सकती है, 5 लाख रुपीज की मिल सकती है। और ये स्कीम स्कीम फॉलो करती है रूल 2BA का। मीन्स के 2BA का मतलब ये है कि एम्प्लॉय शुड हैव टू कंप्लीट द 10 ईयर ऑफ द सर्विसेज और द 40 ईयर ऑफ द एज। जिसकी कम से कम 10 साल की तो उसे सर्विस देकर जानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप ज्वाइन हुए, आपने 3 साल काम किया, देन उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे रिटायरमेंट का, सॉरी, वॉलंटियर रिटायरमेंट का अमाउंट मिल जाएगा। नहीं, आपको एटलीस्ट 10 साल आपको नौकरी करनी होगी, और आपकी उम्र क्या है, 40 साल की होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता, पब्लिक सेक्टर के अंदर नहीं होता, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, कंपनसेशन शुड नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए भाई, 3 मंथ की जो सैलरी आपको दी जा रही है ना, मीन्स की 1 मंथ की सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपए, तो 3 मंथ की सैलरी कितनी हो गई है, 1,20,000 रुपए हो गई है। कहते ठीक है, उसको हम बात करेंगे कि आपने कितने साल कंप्लीट कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने 14 साल सर्विस में दे दिए, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी सेम एज इट इज 12 साल आपने सर्विस में दे दी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144, हाँ 4 हो गया। तो यहाँ पे 14,40,000 रुपए से आप ज्यादा अमाउंट आपसे नहीं दे सकते, या फिर क्योंकि इसमें लगा हुआ है और, या फिर सैलरी जो आपको मिलती है मंथ ऑफ द लेफ्ट, कितने मंथ आपके बचे हुए। जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके 10 साल बचे हुए हैं, ठीक है, ये तो साल हो गए, और एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब मुझे 10 साल के अंदर देखने कितने महीने होते हैं, तो 120 महीने हो गए, ठीक है। सैलरी कितनी है पर महीने के हिसाब से, भाई 40,000 रुपए पर महीना है, तो कितना हो गया, 480, 40 ये 1 2 3 4, जिसकी 48 लाख रुपए से ज्यादा आप क्या नहीं दे सकते, उसे अमाउंट नहीं दे सकते। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये कंडीशन बच्चे आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पशंस कैन बी क्लेम ओनली वन इन अ लाइफ टाइम। एग्जाम्पशन जो होगी केवल एक बार ली जाएगी लाइफ के अंदर। ये नहीं है कि आप अपनी जॉब को छोड़ के जा रही है, किसी और जॉब के ऊपर जा रही है, फिर यही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं फिर आपको मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लाइफ में केवल एक बार नहीं होगी, नॉट अगेन इन एनी अदर ईयर, किसी दूसरी साल से नहीं होगा। रिलीफ ली आपने 89 के हिसाब से, देन एग्जाम्पशन 1010C की आपको अलाउड ही नहीं हुई, कहते एक ले सकते हो, 89 की ले लीजिए या फिर आप 1010C की ले लीजिए।
सैलरी इसमें क्या होगी, आपकी सैलरी सेम एज इट इज होगी जो कि ग्रेजुटी के अंदर हमारी 10-10 आपकी क्लोज सेकंड क्लोज थर्ड में थी कि जब आप ग्रेजुटी में कवर नहीं होते थे, तो सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है सैलरी का। ठीक है, तो एग्जाम आपको अगर निकालनी है कि हाँ जी अमाउंट एग्जामेशन कितना होगा एज पर दिस 10-10C के हिसाब से, कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है 5 लाख रुपए मैक्सिमम 3 मंथ की सैलरी इनटू में कंप्लीटेड ईयर सर्विस कितना है, और लास्ट जो महीने की जो सैलरी थी और कितना अमाउंट बचा, कितने सर्विस के टाइम बचा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें से जो भी लिस्ट होगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्स पे हो जाएगा, बैलेंस क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल। ओके, समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सर्विस कंप्लीटेड की गई है, आपने 30 साल आपने पूरे किए और 4 महीने, सर्विस रहती है कितनी, 6 साल की रहती है। बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए पर मंथ है। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 5,000 रुपए। कंपनसेशन कितना रिसीव हुआ है, 7 लाख। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कितना कंपनसेशन रिसीव हुआ आपको वो लिखना है, पहली बात। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है वो है 5 लाख। ठीक है, अब 3 मंथ की सैलरी इन टू में आपने कितने साल कंप्लीट कर लिए, मैंने बोला भाई मैंने 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और 3 महीने की, 1 महीने की सैलरी कितनी है, 20,000 और 5,000 25,000, 25,000 सैलरी होगी। तो कितना हो गया, 9 90 × 25 45 18 और 4 22। ठीक है, तो ये हो गया 22,50,000 रुपए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या थी कि भाई लास्ट मंथ की सैलरी कितनी है, कह रहे भाई 25,000 रुपए है। ठीक है, कितने महीने रहते हैं, अब कितने कितने साल रहते, कितने महीने लेने, सॉरी हमें महीने लेने, ये कितने दिए हैं, साल दिए हुए हैं। तो इसको हम महीने में कन्वर्ट करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो 72 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 लाख रुपए। समझ में आया। इनमें से जो भी लिस्ट होगा, कह रहे सबसे कम तो यही वाला है, तो हम 5 लाख रुपए हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। 7 लाख रुपए जो भी हम आपको अमाउंट मिली है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुई है, उसके अंदर हमें 5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एज पर देयर इज सेक्शन 10-10C के हिसाब से, और 2 लाख रुपए आपका टैक्सेबल। समझ में आया, यस एवरीवन, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है। दिस इज देयर इज अ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड को डिस्कस करेंगे। क्या होता है प्रोविडेंट फंड, सुनो सिंपल सा है। ये एक ऐसे तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ, एक लोकर है जहां पर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जहां पर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा इसको करने में, और इवन एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक ऐसा बॉक्स है, बॉक्स से छोड़ो, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर है, और इधर क्या है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। सैलरी आ गई है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12 लाख रुपए। अब आपको टैक्स का अमाउंट तो कैलकुलेट करना हो गया होगा। ठीक है, 12 छोड़ो, चलो हम इसको 18 लाख रुपए ले लेते हैं। मैं टैक्स को रेट नहीं लगा के कैलकुलेट कर रही, मैं एक सिर्फ एक डमी एग्जांपल ले रही हूँ कि आप कैलकुलेट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए उसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद उसका अमाउंट कितना बच गया, 17 लाख रुपए बच गया। उसके कुछ खर्चे पानी भी हुआ, उसने कुछ कर लिया है, देन उसके बाद पैसा बच गया, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए मेरे पास पैसा बच गया 17 लाख में से। तो मैंने कहा कि भाई अब इसका करें क्या, तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी होती है, बैंक में भी होती है, हर जगह होती है पीपीएफ अकाउंट ओपन करना, क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न बहुत अच्छा आता है। तो आपने क्या किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये 5 लाख रुपए। कहता ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लेगी, तो नहीं। क्यों, क्योंकि भाई आपने एक बार टैक्स दे दिया किसी अमाउंट के ऊपर, क्या आप बार बार उसी रिपीट करते रहेंगे सेम अमाउंट के ऊपर, कहते नहीं। कहने का मतलब जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वहां पर प्रोविडेंट फंड की अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, पीपीएफ के अंदर किसी एम्प्लॉय के लिए, क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे ये होता है कि आप उसे कितने की रिटायरमेंट के टाइम पे उनको ज्यादा पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम पे 25-30 लाख रुपए मिलेंगे। तो मतलब क्या है ये, मतलब ये है कि आपको एक बैकअप प्रोवाइड किया जा रहा है, बैकअप प्लान है। ठीक है, और एम्प्लॉयर क्या करेगा,
हर महीने हर साल क्या करने वाला है, कुछ परसेंटेज आपकी सैलरी का, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता रहेगा, एट द एंड में वो सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा। अब बेनिफिट किसका है, क्या कमाया आपने वो पैसा, किसी नहीं, किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है। बेनिफिट किसका है, एम्प्लॉय का है। तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या हो गया, इस सिनारियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जितना भी बैलेंस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, कह रहे हैं कि उसमें से कुछ, जितना भी अमाउंट वो क्या कर रहा है कंट्रीब्यूट, एक्चुअल अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन, उसमें से कुछ तो क्या होगा आपका टैक्स फ्री होगा, कुछ इन द सेंस मीन्स की 12%, और कुछ क्या बाकी का बचा बैलेंस जो एक्सीड अमाउंट होगा ना 12% से जितना भी, वो सारा का सारा क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। समझ में आया, यस या नो, ओके। अच्छा मैम जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बोला इसके ऊपर इंटरेस्ट बड़ा अच्छा मिलता है, कहते हैं एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला, बट एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है उस अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो 9.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया, ओके। तो ये आपका आगे आएगा ये पॉइंट यहाँ पर, तो अब जल्दी से इसको पढ़ लीजिए कि भाई प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड क्या है, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको, एम्प्लॉय को, आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद प्रोवाइड की जाती है। इट हेल्प द एम्प्लॉय सेव अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी एवरी मंथ, हर एक मंथ क्या करने वाले हैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वो उस खाते में डाल देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, ग्रोथ होगा, क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। हाउ एवर इट वर्क, कैसे वर्क करेगा, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया फिक्स परसेंटेज सैलरी का, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी फिक्स परसेंटेज से करेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला है और टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा, जितना भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जितना भी आपको इंटरेस्ट बना वो सारा का सारा रिटायरमेंट के टाइम पर आया तो आपको मिल जाएगा, अगर आप जी रहे हैं, जीवित हैं, या फिर आपके लीगल हायर को मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रोविडेंट फंड बचे आपके चार टाइप के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये सबके लिए एग्जम्प्टेड होता है, ये कहते हैं कि इसके अंदर जो भी बंदा कंट्रीब्यूट करेगा ना वो सबके लिए एग्जम्प्टेड। ओके, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये आपका 1925 में आया था और ये आपका 1952 में आया था, इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। 1925 और ये क्या है 1952, ठीक है। 1968 आई थिंक हमारा प्रोविडेंट फंड का। तो ये आपके चार पॉइंट है, ये ध्यान रखनी है जो भी मैंने अभी बताए, ठीक है। क्या कह रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, भाई कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स, और ये बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग जो बातें हैं ना पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल 4th में दी गई ये बातें इनकम टैक्स की। ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो भी जहां पर भी पीएफ क्या किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, एम्प्लॉय के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है कंट्रीब्यूशन कर दिया बट आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 86। डिडक्शन का चैप्टर में कवर करवा चुकी, उसमें कोई चेंज नहीं है, आप उसको देख लें, ठीक है। अप टू देयर इज 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करे तो 12% ऑफ द सैलरी, सैलरी में कौन, बेसिक पे एंड डियरनेस। अगर इससे ज्यादा हुआ, मान लीजिए 14% आपने इन्वेस्ट कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो ये कह रहे हैं कि अगर 12% तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला, उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा 2% के ऊपर फिर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इंटरेस्ट में 9.5 याद रखना, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता भाई कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1961 के अकॉर्डिंग। ये कह रहे हैं कि इसमें फिर आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो किसी भी तरीके की टैक्स की छूट नहीं मिलने वाली, चाहे वो एम्प्लॉय करे या एम्प्लॉयर करे, देयर इज नो मैटर। और इसकी इंटरेस्ट की अमाउंट को टैक्सेबल कहाँ किया जाएगा, अदर सोर्सेज एड के अंदर। गॉट इट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो एम्प्लॉय का होगा और जो एम्प्लॉयर का होगा उसे सैलरी हेड के अंदर करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका अदर सोर्सेज हेड के अंदर है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब मैं अगर मेरी सैलरी के बारे में बात करूं, मैंने मेरा पीपीएफ अकाउंट में क्रिएट कर रखा है और उसमें मेरे को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अब इंटरेस्ट का अमाउंट अदर सोर्सेज में होगा, बट जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है वो एज अ सैलरी ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा,
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत पुराना है, जिसके अंदर मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर फुल्ली एग्जम्प्टेड है, चाहे वो इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे आपका लमसम अमाउंट ही क्यों ना हो। प्रोविडेंट फंड के बारे में अगर बात की जाए, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? यहाँ पर सारे के सारे, क्योंकि देखो आपने डिफरेंशिएट देखा कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो स्पेशली किसके लिए था? प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आया क्योंकि इसके अंदर कमी थी कि भाई इसने केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ही क्या कर सकते थे? कंट्रीब्यूट कर सकते थे। मींस कि एक तरह सरकारी एम्प्लॉय, एक तरह सरकारी एम्प्लॉयर, वो आपस में सरकारी सरकारी ही क्या कर सकते थे? कंट्रीब्यूट कर सकते थे। इसके ड्रॉबैक्स को हटाकर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लेकर आए। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ने कहा कि भाई प्राइवेट और पब्लिक दोनों को हम क्या करेंगे? पब्लिक एम्प्लॉयज के लिए है ये, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज तो नाम से क्लियर है भाई, अनरिकॉग्नाइज है तो किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली। प्रोविडेंट फंड ये कहता है कि भाई कोई प्राइवेट कोई पब्लिक नहीं, मैं सबके लिए कर देता हूँ, जितने भी इंडिविजुअल सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी, ठीक है। बट कंडीशन ये होनी चाहिए वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई माइनर कर रहे हैं, दैट मीन्स इसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उस केस में आपका जो गार्जियंस है, दैट मीन्स जो आप उसकी जो देखभाल करते हैं, वो क्या करने वाला है? इस प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, बट गार्जियंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। HUF, that means Hindu Undivided Family, are not allowed to open the new PPF account as per the latest जितनी भी अमेंडमेंट्स आई है ना, उसके अकॉर्डिंग बात की। टेन्योर क्या होगा? 15 साल तक आप इसको रख सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आप क्या करेंगे? 500 रुपए तक की करेंगे, सॉरी मिनिमम 500 और मैक्सिमम आपकी 1.5 लाख, ठीक है। समझ पा रहे? इसकी मिनिमम आप क्या कर सकते हैं? 50 रुपए, 500 रुपए से इन्वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसकी छूट मिलते हैं? बिल्कुल मिलती है, एटीसी में मिलती है। मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा? गवर्नमेंट आप एज पर द गवर्नमेंट जैसे भी डिसाइड करे, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न जितना भी होगा वो एग्जम्प्ट होगा। विड्रॉल मैच्योरिटी पे जितना भी अमाउंट करेंगे वो एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि विड्रॉल हम जब करते हैं ना, चीजों के ऊपर टैक्स लगते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ टैक्स नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं इनको कहूँ कि जो सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड करना है, ठीक है, ये पूरी तरीके से सारा का सारा एग्जम्प्टेड है, ठीक है। देन उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड करना है। ये कह रहे एम्प्लॉय के लिए ये एटीसी का डिडक्शन है, सेम पीपीएफ में भी एटीसी का डिडक्शन है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर को यहाँ पे 12% तक तो एग्जम्प्ट है, उससे ज्यादा हुआ तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट के तौर पर 9.5 तक आपका टैक्सेबल होगा, सॉरी टैक्स फ्री है, उसके बाद वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है, फुल एग्जम्प्टेड, यहाँ पर पूरी की पूरी टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि भाई ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। अच्छा जी, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इवन आपको नीचे नजर आ रहा होगा स्लाइड में कि आपको ये सभी की सभी की जो सब्जेक्ट्स के नाम जो आपको शो हो रही हैं, उन सब की प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे, ठीक है। चाहे वो आप इवन आपको जो लेक्चर्स हैं, इवन आपको मैं अगर बात की जाए तो इनकी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो भी अवेलेबल हो जाए। सारे के सारे पॉइंट आए समझ में भी? ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, रिटिशमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट एंड प्रोविडेंट फंड। देखो डिटेल में लेक्चर्स आ रही हैं, बट हाँ ये इंश्योर करती हूँ कि आप चीजों को आप बच्चों को समझ में जरूर आएंगे, पक्का। हाँ, और एट द एंड लास्ट पॉइंट में हम इनका रिवीजन सेशन वैसे कर लेंगे टाइम रहा तो, बट हाँ, बट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देख के जाना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आपका जरूर रिप्लाई। ओके।